नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल हेल्प में। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 6 के बारे में। तो सेक्शन 6 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझने से पहले हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि आप सेक्शन 6 कहना क्या चाहता है। तो सेक्शन 6 डील करता है उन फैक्ट्स की रेलिवेंसी के साथ जो कि हमारे इशू में नहीं है, जिनका हमारे फैक्ट इन इशू के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन वो कनेक्टेड है हमारे फैक्ट इन इशू के साथ और इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके के फैक्ट्स अंडर सेक्शन 6 रेलिवेंट होंगे। इसे समझते हैं, वो सभी फैक्ट्स जो कि हमारे इशू में नहीं है, वो फैक्ट्स जो हमारे इशू में नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है हमारे फैक्ट इन इशू के साथ और इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बना रहे हैं। तो ऐसे सभी फैक्ट्स अंडर सेक्शन 6 रेलिवेंट होंगे और वो रेलिवेंट होंगे इस तरह से, चाहे वो सेम टाइम और सेम प्लेस पे आकर हुए हों या फिर डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे आकर हुए हों। अभी तक के मेरे इस लेक्चर में दो वर्ड्स बहुत कॉमन यूज हुए हैं, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। डील करते हैं पहले फैक्ट इन इशू के साथ। तो फैक्ट इन इशू सिंपली मीन्स दोज फैक्ट्स विच आर इन इशू, वो फैक्ट्स जो इशू में है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज करिए मेरा और आपका एक कोर्ट में केस चल रहा है। मैं ये एडमिट करता हूँ कोर्ट में कि मेरा नाम मयन है, मैं जम्मू कश्मीर उधमपुर का रहने वाला हूँ। तो इसके ऊपर ऑपोजिट पार्टी यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते, तो ये बन गया फैक्ट। मैं फर्दर आगे एडमिट करता हूँ कि मेरा राइस मिल का बिजनेस है, इसके ऊपर ऑपोजिट पार्टी यानी कि आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि इनका राइस मिल का बिजनेस नहीं है, तो ये बन गया फैक्ट इन इशू। आगे चलते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट सिंपली मींस कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट्स के साथ किस तरीके से रिलेशन में है, उसे कहेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अब आते हैं हम इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज। इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज काफी टेक्निकल है, तभी मैंने पहले एक बेसिक आइडिया आपको समझा दिया कि आखिर सेक्शन 6 कहना क्या चाहता है। देखते हैं इसकी बेयर एक्ट को। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू so as to form the part of the same transaction are relevant। देखिए वही कह रहा है, वो सभी फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है, वो फैक्ट्स जो इशू में नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है हमारे फैक्ट इन इशू के साथ और वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बना रहे हैं, तो वो रेलिवेंट होंगे। whether they occurred at the same time and place or at different time and place, वो इस तरीके से रेलिवेंट होंगे चाहे वो सेम टाइम और सेम प्लेस पे अकर हुए हों या फिर डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे अकर हुए हों। इसी सेक्शन में एक इलस्ट्रेशन है, हम एक इलस्ट्रेशन के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। A is accused of the murder of B by beating him। A के ऊपर यह आरोप है कि उसने B की हत्या की है। A ने B को पीट पीट के, उसे मार मार के उसकी हत्या की है। Whatever was said or done by A और B, जो कुछ भी A ने कहा या B ने कहा या वहां पे जो बायस्टैंडर्स खड़े थे उन्होंने जो कुछ भी कहा, so shortly or after it as to form the part of the same transaction is a relevant fact। जो कुछ भी वहां पे A या B ने कहा या बायस्टैंडर्स ने कहा जो इस ट्रांजैक्शन को देख रहे थे, उनकी ये स्टेटमेंट्स, उनके वो वर्ड्स रेलिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 6 में। इसी को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, इसी ट्रांजैक्शन इलस्ट्रेशन को। देखिए, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ये ए है, सपोज करिए बी है। ए के ऊपर ये आरोप है कि उसने बी की हत्या की है, उसे पीट पीट के उसे मार डाला है। सपोज करिए जब ए बी को मार रहा था, जब ये ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो बी ये कह रहा था प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, आई विल नेवर कम हियर अगेन। वहां पे जो कुछ बायस्टैंडर्स खड़े थे जो इस ट्रांजैक्शन को देख रहे थे, वो ये कह रहे थे कि गलती तो बी की है, बी इज रॉन्ग, बी मेड राइट। तो ये जो स्टेटमेंट्स थी, ये जो वर्ड्स थे बी के, जो उससे माफी मांगा था, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नेवर कम हियर अगेन, या वहां पे जो बायस्टैंडर्स ने कहा
ये सभी स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होंगी अंडर सेक्शन 6 में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सिर्फ वही स्टेटमेंट्स, वही वर्ड्स रेलिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 6 में जो कि स्पॉन्टेनियसली बोले गए होंगे, जो कि एट सडन बोले गए होंगे। सपोज करिए इसी एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि बी ने उससे जब माफी मांगी, जब ए उसको पीट रहा था, जब ये उसको मार रहा था, तो बी उससे माफी मांग रहा था। तो बी का ये माफी मांगना, बी ने एट सडन माफी मांगी उससे, उसने उस ट्रांजैक्शन की हीट के दौरान ही उससे माफी मांगी और ये कहा कि मैं यहाँ पे आगे फिर कभी नहीं आऊंगा। तो इस तरीके के उसके स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 6 में। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज करिए ए हिट बी ऑन हिज हेड विद रॉड, ए ने बी की हेड के ऊपर हिट किया रॉड से, और ये सब उसको हिट करते हुए सी ने देख लिया, जिसने एट सडन कहा कि ए बी को मार रहा है। तो उसका ये स्टेटमेंट कि ए बी को मार रहा है, देखिए एट सडन आया, वो रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 6 में। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली बोला गया है। ट्रांजैक्शन होने में और वो स्टेटमेंट देने में कोई भी टाइम इंटरवल नहीं है। टाइम इंटरवल किस तरीके का कि वो एक टाइम, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है उस स्टेटमेंट देने वाले को कि वो फैब्रिकेट कर सके अपनी स्टेटमेंट को। इस तरीके की जो स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट्स होती हैं, एट सडन स्टेटमेंट्स होती हैं, वो रेलिवेंट होंगी अंडर सेक्शन 6 में। हाँ, सेक्शन 6 को एक याद रखिएगा, सेक्शन 6 को हम कभी कभी रेस्ट जस्ट टाई भी बोलते हैं। बस सेक्शन 6 इतना ही डील